एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी और हम लोग गेट 2023 के लिए इलेक्ट्रिकल मशीन्स के सीटीक्यू सीरीज में हैं। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने मैग्नेटिक सर्क्यूट, आइडियल ट्रांसफार्मर एनालिसिस, इक्विवेलेंट सर्क्यूट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस का एनालिसिस किया, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प किए होंगे। उन क्वेश्चन के हेल्प से आप किसी न्यू क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कैपेबिलिटीज आप में डेवलप हो रही होगी। आज के सेशन में ये क्वेश्चन हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, जो कि रिएक्टिव पावर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, पावर फैक्टर करेक्शन पे बेस्ड है। एक्चुअली हम लोग बात करें तो ये नेटवर्क थ्योरी का ही क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर इसमें कंबाइन कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द लोड शोन इन द फिगर एब्जॉर्ब 4 किलोवाट एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.89 लैगिंग। ये जो लोड इस तरफ कनेक्टेड किया गया है सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर से 4 किलोवाट का पावर एब्जॉर्प्शन कर रहा है, एंड द पावर फैक्टर ऑफ दिस इज 0.89 लैगिंग आपको देखने के लिए मिल रहा है। अज्यूमिंग द ट्रांसफार्मर टू बी आइडियल, द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस x, यहां पे रिएक्टेंस सम काइंड ऑफ एलिमेंट देखने के लिए मिल रहा है। इस रिएक्टेंस की वैल्यू जो कि x है, उसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है टू इंप्रूव द इनपुट पावर फैक्टर टू द यूनिटी, कि यहां पे सोर्स का जो यहां से यूनिटी पावर फैक्टर हम लोगों को मेंटेन हो सके। तो ये ओवरऑल सर्क्यूटरी आपको देखने के लिए मिल रही है। अगर इस इक्विवेलेंट, इस सर्क्यूटरी का इक्विवेलेंट सर्क्यूटरी आप ड्रॉ करें कि सारे पैरामीटर्स को आप सेकेंडरी साइड में रेफर कर दें, तो उस तरीके से आप लोग किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, फिर आपकी जो भी सॉल्यूशन है बहुत इजी हो जाएगा। तो यहां पे देखिए सेकेंडरी साइड का वोल्टेज आपको 110 वोल्ट देखने के लिए मिल रहा है। अगर इस वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन आप इस तरफ करते हैं, प्राइमरी साइड में करते हैं, तो ये 2:1 का ट्रांसफॉर्मर है। मतलब टर्न्स रेशियो A इज इक्वल टू HV साइड का टर्न्स डिवाइडेड बाय LV टाइज का टर्न्स, तो 2:1 इस तरीके से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। तो A इज इक्वल टू 2 देखने के लिए मिल रही है। तो ये क्या है, 1 है, मतलब लो वोल्टेज साइड ये है, ये LV साइड है, ये HV साइड है। तो लो वोल्टेज साइड से हाई वोल्टेज साइड में अगर वोल्टेजेस का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वोल्टेजेस इंक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियसली लो वोल्टेज साइड में कम वोल्टेजेस रहेगा, हाई वोल्टेज साइड में ज्यादा वोल्टेजेस रहेगा। तो यहां का अगर आप वोल्टेज फाइंड आउट करें, V2 डैश अगर आप फाइंड आउट करें कि सेकेंडरी वोल्टेज रेफर टू प्राइमरी साइड, तो V2 डैश की वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी A टाइम्स V2 देखने के लिए मिलेगी, जहां पे 2 टाइम्स V2 की वैल्यू आपको 110 थी, तो ये 220 वोल्ट देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे यहाँ का वोल्टेज आपको 220 वोल्ट देखने के लिए मिलेगा। अब इसकी इक्विवेलेंट सर्क्यूटरी अगर हम लोग ड्रॉ करें, रेफर टू प्राइमरी साइड, तो यहाँ पे एक सोर्स आपको देखने के लिए मिल रहा है ऑफ 50 हर्ट्ज, एंड देन यहाँ पे सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है 1 ओम मेंशन कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पे रिएक्टेंस देखने के लिए मिल रहा है, रिएक्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। देन इस एलिमेंट को, इस लोड इंपेडेंस को इस तरफ अगर हम लोग रेफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोड इंपेडेंस ZL इस तरफ था, तो यहाँ पे ZL डैश हो जाएगा, जो कि लो वोल्टेज साइड से हाई वोल्टेज साइड में जाएगा। तो हम लोगों ने बात किया हुआ था कि जब भी इंपेडेंस लो वोल्टेज साइड से हाई वोल्टेज साइड में जाता है तो A स्क्वायर टाइम्स ZL ये हो जाएगा, इंक्रीमेंटल A स्क्वायर टाइम्स देखने के लिए मिलेगा। वोल्टेज और करंट में A फैक्टर से चेंजेस होते हैं, जबकि इंपिडेंसेस में, रेजिस्टेंसेस में, रिएक्टेंसेस में A स्क्वायर टर्म्स पे चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो A की वैल्यू यहाँ पे 2 देखने के लिए मिल रही है, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद ZL की वैल्यू नोन नहीं है, तो मतलब कि 4 टाइम्स ZL आपको देखने के लिए मिलेगा, 4 टाइम्स ZL। नाउ कि अब यहां पे जब था तो कितना पावर ये अब्सॉर्ब कर रहा था, इसकी एक्टिव पावर की कैपेसिटी 4 किलोवाट थी, 4 किलोवाट अब्सॉर्ब कर रहा है, एंड द पावर फैक्टर 0.89 लैगिंग आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये क्या है, P एक्टिव पावर ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आप रिएक्टिव पावर के बारे में बात करें, Q की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करना चाहें इसके लिए, तो Q की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो हम लोगों को पता है कि P क्या होता है, VI cos phi। सिमिलरली Q की वैल्यू के बारे में बात करें तो ये VI sin phi होता है, VI sin phi होता है। तो Q इज इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं, P डिवाइडेड बाई cos phi। P डिवाइडेड बाई cos phi अगर आप लिखेंगे, मतलब VI cos phi डिवाइडेड बाई cos phi, मतलब VI बच गया, VI मिल गया हम लोगों को, मल्टीप्लाइड विथ sin phi लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाइड विथ sin phi। तो ये क्या है, P इज इक्वल टू P क्या हो जाएगा आपका, VI cos phi। तो VI रहने दीजिए, यहाँ पे cos phi कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो vi sin phi हो जाएगा, तो ये वाला टर्म हम लोगों को मिल जाएगा। तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, या फिर हम लोग q इज इक्वल टू डायरेक्टली लिख सकते हैं p और sin phi डिवाइडेड बाय cos phi इन द सेंस tan phi हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो q का क्या फॉर्मूला देखने के लिए मिल रहा है, p tan phi। तो p tan phi हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो p की वैल्यू क्या है, 4 किलोवाट आपको देखने के लिए मिल रही है, मल्टीप्लाइड विद 10। फाई की वैल्यू कहां से देखने के लिए मिलेगी, जब cos phi, पावर फैक्टर इन द सेंस cos phi की वैल्यू ये नोन है हम लोगों को, cos phi इज इक्वल टू 0.89 लैग है। अब phi की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो cos इनवर्स 0.89 करना पड़ेगा आपको, cos इनवर्स 0.89 ये आपको करना पड़ेगा, जिससे q की वैल्यू आपको इवेल्युएट हो जाएगी। q की वैल्यू आप लोगों को इवेल्युएट हो जाएगी, जो कि रिएक्टिव पावर है ना। P क्या है, एक्टिव पावर, एक्चुअल पावर, वॉटेज पावर, कई नेमिंग से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि Q क्या है, रिएक्टिव पावर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, Q की वैल्यू कितनी देखने के लिए मिल रही है, 4 मल्टीप्लाइड विथ 10 cos इनवर्स 0.89, तो ये 2.04 या फिर 05 हम लोग लिख सकते हैं, नो डाउट 05 kVAR, क्योंकि ये 4 क्या था, किलो वॉट्स में था ना, तो ये किलो वाला k यहाँ पे आ गया और VAR वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव के फॉर्म में Q को रिप्रेजेंट किया जा चुका है। यहाँ पे Q इज इक्वल टू 0.25 kVAR आ गया, मतलब कि आपका लोड जो है वो इतना रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, इतना रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। अब अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं होता, अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो आप लोगों ने पावर सिस्टम में पढ़ा होगा कि रिएक्टिव पावर के कॉन्सेप्ट में लैगिंग वाट्स की डिलीवरी, लीडिंग वाट्स का एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीजें आपने देखी होंगी। तो अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं रहता तो इसको, इस लोड को एक्टिव पावर कौन सप्लाई करता, देखिए एक्टिव पावर केवल और केवल सोर्स सप्लाई कर सकता है, केवल और केवल जनरेटर सप्लाई कर सकते हैं, एक्टिव पावर जनरेटर सप्लाई कर सकते हैं, या फिर ये जो वोल्टेज सोर्स है वो सप्लाई कर सकता है, isn't it? एक्टिव पावर कोई और नहीं सप्लाई कर सकता है, जो भी यहाँ पे सोर्सेस है वही सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रिएक्टिव पावर जो ऐसा पावर है, रिएक्टिव पावर इज एक्चुअली नॉट अ पावर, रिएक्टिव पावर इज नॉट अ पावर। रिएक्टिव पावर एक ऐसा पावर है जिसको कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट सप्लाई कर सकता है, जरूरी नहीं है कि सोर्स ही सप्लाई करे, कि यहाँ पे सोर्स भी सप्लाई कर सकता है और इस रिएक्टिव पावर को कोई भी रिएक्टिव एलिमेंट्स भी सप्लाई कर सकते हैं। रिएक्टिव एलिमेंट इन द सेंस कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स। इंडक्टर्स के बारे में हम लोग बात करें तो आप लोगों ने पावर सिस्टम में लैगिंग वॉट्स, लीडिंग वॉट्स का कॉन्सेप्ट देखा होगा। सिमिलरली कैपेसिटेंसेस के बारे में बात करें तो लैगिंग वॉट्स, लीडिंग वॉट्स का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, इजंट इट? तो ऑब्वियसली जो रिएक्टिव पावर की डिलीवरी करने के लिए हम लोग कैपेसिटर्स का यूज करते हैं, जबकि एब्जॉर्प्शन के लिए इंडक्टर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो, अगर डेप्थ में ना जाए तो हम लोग लेटर पॉइंट ऑफ टाइम जब पावर सिस्टम के सिलेबस में होंगे तो ये सारी चीजें बात करेंगे, या फिर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जब हम लोग सिंक्रोनस वगैरह वाले पार्ट में होंगे तो इन सारी चीजों का एक बार डिटेल्ड आइडिया क्रिएट करेंगे, आपका बेसिक्स मजबूत करेंगे वहां पे। या फिर आपने इलेक्ट्रिकल मशीन ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, पावर सिस्टम ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, आप केवल रिवीजन पर्पस में है, तो आप लोगों को ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग होगी इन सारी चीजों के बारे में। तो Q की वैल्यू 2.05 kVAR देखने के लिए मिल रहा है, मतलब कि ये जो लोड है, ये लोड कैसा था, लैगिंग नेचर का था, लैगिंग पावर फैक्टर देखने के लिए मिल रहा था, मतलब इंडक्टिव डोमिनेटेड लोड देखने के लिए मिल रहा था। इंडक्टर ऑलवेज जो है रिएक्टिव पावर का एब्जॉर्प्शन करता है, तो ये कितना रिएक्टिव पावर रिक्वायर्ड कर रहा है सोर्स से, 2.05 kVAR, और ये सोर्स कितना एक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है, 4 किलोवाट इस लोड को एक्टिव पावर वो सप्लाई कर रहा था। अब इस एलिमेंट की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, और इसकी एलिमेंट की वैल्यू यहां पे गिवन है आपको, एज्यूमिंग द ट्रांसफर टू बी आइडियल द वैल्यू ऑफ द रिएक्टेंस एक्स टू इंप्रूव द इनपुट पावर फैक्टर टू द यूनिटी। मतलब कि ये एक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है अभी और रिएक्टिव पावर भी सप्लाई कर रहा है। रिएक्टिव पावर कितना सप्लाई कर रहा है, 2.05 kVAR सप्लाई कर रहा है। अब कुछ ऐसा अरेंजमेंट हम लोग करें, यहां पे रिएक्टेंस का प्लेसमेंट कर दें कि इसके रिएक्टिव पावर की नीड को ये पर्टिकुलर एलिमेंट अगर सेटिस्फाई करवा दे तो सोर्स को ना सेटिस्फाई करवाना पड़े, क्योंकि एक्टिव पावर केवल और केवल सोर्स सप्लाई कर सकता है और कोई नहीं सप्लाई कर सकता है, लेकिन रिएक्टिव पावर कोई भी रिएक्टिव एलिमेंट सप्लाई कर सकता है, isn't it?
और तो ऑब्वियसली ये क्या था, पावर फैक्टर इसका लैगिंग देखने के लिए मिल रहा था, मतलब इंडक्टिव डोमिनेटेड था लोड। तो इंडक्टिव डोमिनेटेड लोड रिएक्टिव पावर का एब्जॉर्प्शन करेगा, जबकि कैपेसिटिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिएक्टिव पावर का डिलीवरी करते हैं। इसीलिए हम लोग सब स्टेशन वगैरह में कैपेसिटर बैंक्स यूज करते हैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, पावर फैक्टर करेक्शन के लिए, कि बेटर पावर फैक्टर पे हमारा सिस्टम वर्क कर सके, ज्यादा से ज्यादा एक्टिव पावर फ्लो कर सके और लॉसेस को रेड्यूस किया जा सके, ट्रांसमिशन लॉसेस को, इजंट इट? तो ये जो है ये पर्टिकुलर एलिमेंट पावर का एब्जॉर्ब, रिएक्टिव पावर का एक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर रहा है 4 किलोवाट, रिएक्टिव पावर एब्जॉर्प्शन करना चाह रहा है 2.05 kVAR का। तो इसको कौन अभी सप्लाई कर रहा था? सोर्स सप्लाई कर रहा था इसको रिएक्टिव पावर। कितना सप्लाई कर रहा था? 2.05 kVAR। तो मतलब ये सोर्स एक्टिव पावर भी सप्लाई कर रहा था। जस्ट अ सेकेंड, ये जो सोर्स था ये एक्टिव पावर भी सप्लाई कर रहा था लोड को और रिएक्टिव पावर भी सप्लाई कर रहा था, जिसके कारण इसका जो पावर फैक्टर था वो यूनिटी नहीं था। पावर कर्व में आप लोगों ने देखा होगा ना, ये P रहता है, ये Q रहता है, ये S रहता है, इस तरीके से रहता है, और ये एंगल हम लोगों को फाई देखने के लिए मिलता है, इजंट इट? तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, ये एक्टिव पावर भी सप्लाई कर रहा है, रिएक्टिव पावर भी सप्लाई कर रहा है, मतलब कि इसकी पावर फैक्टर यूनिटी नहीं है। यूनिटी कब होगी? केवल और केवल जब ये एक्टिव पावर सप्लाई करे और रिएक्टिव पावर कोई और सप्लाई कर दे। तो ये एलिमेंट हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है और केवल कैपेसिटिव एलिमेंट्स ही रिएक्टिव पावर सप्लाई कर सकते हैं, कैपेसिटिव एलिमेंट्स ही रिएक्टिव पावर सप्लाई कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट अगर इस रिक्वायरमेंट को इसके फुलफिल कर दे, Q की वैल्यू इसकी फुलफिल कर दे, इस लोड के रिएक्टिव पावर के रिक्वायरमेंट को, अगर, क्योंकि रिएक्टिव पावर कोई भी एलिमेंट सप्लाई कर सकता है, कोई भी रिएक्टिव एलिमेंट सप्लाई कर सकता है, जरूरी नहीं है कि सोर्स सप्लाई करे। तो इसके रिएक्टिव पावर की नीड को, लोड के रिएक्टिव पावर की नीड को अगर ये एलिमेंट सप्लाई कर दे, Q सप्लाई कर दे, जितना भी Q का रिक्वायरमेंट था अगर ये सप्लाई कर दे, तो सोर्स को ना सप्लाई करना पड़े, सोर्स केवल एक्टिव पावर सप्लाई करेगा और उस पर्टिकुलर सिस्टम में या इस पर्टिकुलर सोर्स की जो पावर फैक्टर रहेगी वो यूनिटी मेंटेन की जा सकती है, यूनिटी पावर फैक्टर यहां पे मेंटेन किया जा सकता है, इजंट इट? तो यहां पे रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट कितना है? 2.05 kVAR। मतलब ये इस पर्टिकुलर एलिमेंट को इतना होना चाहिए कि ये इस रिक्वायरमेंट ऑफ लोड को सेटिस्फाई करवा सके। तो Q ऑफ दिस एलिमेंट X इज इक्वल टू कितना देखने के लिए मिल रहा है? 2.05 kVAR, यूनिटी पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए। तभी यूनिटी पावर फैक्टर मेंटेन होगा कि जितना इसके रिएक्टिव पावर की नीड है उतना ही ये एलिमेंट रिएक्टिव पावर इसको सप्लाई कर दे। तो सोर्स को केवल और केवल एक्टिव पावर सप्लाई करना रहेगा, रिएक्टिव पावर नहीं सप्लाई करेगा। मतलब यहां पे सोर्स का जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी पे मेंटेन रहेगा, यूनिटी पे मेंटेन रहेगा, इजंट इट? तो QX की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई, इतनी देखने के लिए मिलेगी। नाउ अब हम लोगों को मालूम है कि QX को हम लोग लिख सकते हैं V स्क्वायर डिवाइडेड बाई X। जैसे P को हम लोग एक्टिव पावर को V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R लिखते थे ना, या फिर I स्क्वायर R लिखते थे सीरीज सर्क्यूटरी में, पैरेलल सर्क्यूटरी में V स्क्वायर बाई R से रिप्रेजेंट करते थे। सिमिलरली Q इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब कि X से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो V स्क्वायर बाई X से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 2.05 kVAR। तो मतलब यहां से X की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होके आएगी? V स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर टर्म। तो V की वैल्यू यहां पे कितनी है? यहां पे V की वैल्यू के बारे में बात करें कि 110 वोल्ट को इस तरफ हम लोगों ने रेफर किया हुआ था, तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज की वैल्यू क्या देखने के लिए मिल रही थी? V2 डैश ना, V2 डैश जिसकी वैल्यू 220 वोल्ट थी, 220 वोल्ट थी। तो 220 वोल्ट X की वैल्यू कैसे मिलेगी? V स्क्वायर मतलब 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.05 kVAR। तो X की वैल्यू अगर आप इवेलुएट करते हैं तो आपको मिलेगी 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.05 मल्टीप्लाइड विथ 1000 विच इज इक्वल टू 23.6 समथिंग, ये वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी ओम्स। तो X की वैल्यू हम लोगों ने नोन कर लिया, X की वैल्यू इतनी होनी चाहिए 23.6 ओम होनी चाहिए यहाँ पे वैल्यू, इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिटी पावर फैक्टर
इनपुट पावर फैक्टर, कि ये जो इनपुट पावर फैक्टर है वो यूनिटी मेंटेन किया जा सकता है जब x की वैल्यू इतनी हो, इतना ओम का या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपको चाहिए यूनिटी पावर फैक्टर सिस्टम में मेंटेन करने के लिए। तो ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात किया, रिएक्टिव पावर पे बेस्ड ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला, Isn't it? तो इस तरीके से हम लोगों ने इसकी अंडरस्टैंडिंग मेंटेन की, और इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन में भी हम लोग ब्यूटीफुल क्वेश्चंस लेंगे जिसके थ्रू अंडरस्टैंडिंग हम लोग डेवलप करने की कोशिश करेंगे, जो कि गेट 2023 के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो इस सीटीक्यू सीरीज को बहुत सीरियसली लीजिए, आप लोग हैंड रिटन नोट्स प्रॉपर्ली फॉर्म करिए, जो भी नई चीजें सीखने के लिए मिल रही है अपने हैंड रिटन नोट्स में ऐड ऑन करते रहिए और न्यू क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, जिससे आपकी कैपेबिलिटीज डेवलप होती रहे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उन पे वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।